हाँ जी, ऑडिबल। Yes, sir. So up to last class we have discussed quantization of charge. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं। So देखो, एक फर्स्ट टाइप का जो न्यूमेरिकल होता है क्वांटाइजेशन में, जैसे वो आपसे कहता है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। वो आपको 1 कूलम चार्ज दे रहा है और वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि 1 कूलम चार्ज में आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कीजिए। तो देखो, रिलेशन ये होगा Q इज इक्वल टू एनी, यही जो आपने क्वांटाइजेशन में पढ़ा था। आप Q की वैल्यू रख दो, Q इज 1 कूलम, N आपको कैलकुलेट करना है। E की वैल्यू कितनी होती है अंशिका? वैल्यू ऑफ E कितना होगा? 1.6 into 10 is to power 9. So E is 1.6 into 10 raised to the power minus 19. तो यहां से आप n कैलकुलेट कर सकते हो, यानी योर n will be 1 by 1.6 into 10 raised to the power minus 19. So 1 by 1.6 will be 0.625. So this will be 6.25 into 10 raised to the power 18 electrons. एक तो ये बेसिक टाइप का क्वेश्चन आएगा कि उसने आपको कोई भी चार्ज दे दिया और आपसे कहता है ओके, इस चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जस्ट Q इज इक्वल टू एनी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना लिखिए, फिर इसमें कुछ और ढंग की प्रॉब्लम्स देखते हैं। ओके, Sorry. Yes, sir. देखो इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आएगी वो फिजिक्स की कम, केमिस्ट्री की ज्यादा है। क्वांटाइजेशन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैसे वो आपसे कहता है कैलकुलेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज in 635 ग्राम कॉपर। आपको कॉपर दिया हुआ 635 ग्राम, इसमें आपको चाहिए टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है और टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है। हिंट मैं आपको ये दे सकता हूं, कॉपर का जो मोलर मास होता है वो होता है 63.5 ग्राम, मींस 1 मोल कॉपर का इतना मास होगा। और कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है, दैट एटॉमिक नंबर इज 29। अब वो कह रहा है इतना ग्राम आपको कॉपर दिया हुआ है, इसमें कैलकुलेट करो कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, कितना नेगेटिव चार्ज होगा। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, मुझे एक एक स्टेप आप लोग बताते चले जाओ, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नोहा, मुझे बताओ जरा 635 ग्राम कॉपर में कितने मोल्स होंगे, कैसे मोल्स कैलकुलेट करेंगे? Sir, एक मिनट पे देख, हाँ नोहा को बता दो। यस नोहा। So given mass upon actual mass or the molar weight. मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो आप कॉपर के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर इज मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास कितना है? 635 डिवाइडेड बाय 63.5,
तो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना, 10 मोल्स, 10 मोल्स आ गया। अच्छा, अब मुझे चाहिए नंबर ऑफ कॉपर एटम्स। महराज ने ऑलरेडी आंसर दे दिया है, इन 10 मोल्स कॉपर। ये मुझे अर्पित बता देगा। अर्पित बताओ, 10 मोल्स में कितने नंबर ऑफ कॉपर एटम्स हो? अर्पित, Yes. कितने नंबर ऑफ कॉपर एटम्स होंगे 10 मोल्स कॉपर में? अच्छा, अर्पित का नहीं आ रहा आंसर। और कोई बताएगा? यशिका, 10 मोल कॉपर में कितने कॉपर एटम्स होंगे? Sir, 6.022 into 10 to the power 24. एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज पावर 23 इंटू 10। ये तो करोगे। 1 मोल का क्या मतलब है? अगर मैं कह रहा हूं 1 मोल कॉपर है, दैट मींस 1 मोल इज 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 एटम्स। तो 10 मोल्स कितना होगा? 6.023 इंटू 10 रेज पावर 10 हो जाएगा। तो ये इतने एटम्स हो गए, 6.023 into 10 raised to the power 24 atoms. Sir, 6.022 है कि 3 है? 2 पॉइंट कुछ होता है, कुछ 2 ले लेते हैं, कुछ 2 ले लेते हैं, मैटर नहीं करेगा। इतने आपके पास एटम्स हो गए। एटॉमिक नंबर 29 है। आलिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे एक एटम में? आलिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कॉपर एटम ऐड कर देंगे कितना? सर 6.0.3 अपॉन एटॉमिक नंबर का क्या मतलब होता है आलिया? एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन। हाँ जी। जितने प्रोटॉन्स होंगे एग्जैक्टली उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 29 प्रोटॉन्स है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 29। ठीक है, इन 1 कॉपर एटम यू हैव 29 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं इतने कॉपर एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? आलिया, डिवाइड कर देंगे डिवाइड करेंगे। एक बॉल 10 रुपए की है, 5 बॉल कितने की होंगी? तो मल्टीप्लाई कर मल्टीप्लाई करेंगे। सो दैट विल बी 29 इंटू 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 24। इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स आ गए देन यू कैन इजीली कैलकुलेट चार्ज ना। चार्ज क्या होगा, इट्स एनी। तो चार्ज आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। ये आ गए इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट्स 29 इंटू 6.023 into 10 raised to the power 24 into E, which is 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम चार्ज है। अच्छा, उन्हीं पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? उन्हीं, ये तो नेगेटिव Yes, चार्ज। sir. पॉजिटिव चार्ज कितना होगा कॉपर पे? इतना तो नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कितना है? इतना ही पॉजिटिव चार्ज भी होगा। Yes, sir. एज अ होल कॉपर का जो आप पीस लोगे, दैट पीस विल बी न्यूट्रल। उसमें जितना नेगेटिव चार्ज होगा एग्जैक्टली उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी एग्जिस्ट करेगा। तो ये दूसरे टाइप की क्वेश्चंस होते हैं क्वांटाइजेशन पे, जिसमें पूरा मोल कॉन्सेप्ट यूज होगा। लिखिए इसे और मुझे बताइए अगर इसमें कहीं कोई डाउट।
हो गया ना? Yes, sir. देखिए इसके बाद कुछ कुछ प्रॉपर्टीज और है, लेकिन किसी और प्रॉपर्टी पे कोई कैलकुलेशन नहीं है। जो भी कैलकुलेशंस आती हैं वो सिर्फ क्वांटाइजेशन से आती हैं। ये सब लिख चुके हैं यहाँ पे ना। सेकंड जो प्रॉपर्टी है, दैट सेकंड प्रॉपर्टी इज additive nature of charge. Second property is additive nature of charge. देखिए एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज का मतलब है कि अगर आपने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, उस ऑब्जेक्ट में जो टोटल चार्ज होगा वो इंडिविजुअल चार्जेस को एल्जेब्रिकली ऐड कर कर आता है। मींस बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा दैट इज एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस, 3 + 2 - 1 4 कूलम। दैट इज द सेकंड प्रॉपर्टी, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है जिसे आप कहते हो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि चार्ज को आप क्रिएट नहीं कर सकते, चार्ज को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, चार्ज सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड nor destroyed. So you can neither create nor you can destroy charge. It can transfer. It can transfer from one body to another. जितने भी मेथड्स ऑफ चार्जिंग हमने देखे हैं उन सब में यही हो रहा था। फ्रिक्शन में चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर जाता है। दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फोटोन का। ऐसा होता है कभी कभी कि इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है जिसे पॉजिट्रॉन कहते हैं। सो दिस इज इलेक्ट्रॉन, देन यू हैव एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे आप पॉजिट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कंबाइन कर कर दो फोटोन बना लेता है। ये फोटोन्स हैं, लाइट के पार्टिकल्स। मींस इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब कंबाइन करेगा देन दे एनिहिलेट ईच अदर एंड दे फॉर्म टू फोटोन्स। इसे कहते हैं पेयर एनिहिलेशन। दिस इज नोन एज पेयर एनिहिलेशन। दैट सिंपली मींस इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कंबाइन हुआ, दे एनिहिलेट ईच अदर, और अब आपको जो मिलेगा दैट इज रेडिएशन। इसका इनवर्स भी पॉसिबल है। ऐसा हो सकता है कि दो फोटोन्स हो, कंबाइन कर जाएं और कंबाइन करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बना लें। इसे कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। दिस इज नोन एज पेयर प्रोडक्शन। दैट्स कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एग्जाम्पल। फोर्थ एक प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इनवेरियंस ऑफ चार्ज का मतलब है चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। चार्ज स्पीड के साथ वेरी नहीं करता। मींस अगर एक बॉडी रेस्ट में है और मैं कह रहा हूं चार्ज 2 कूलम है, तो जब वो बॉडी मूव करेगी तब भी चार्ज 2 कूलम रहेगा। स्पीड के साथ चार्ज वेरी नहीं करता। दैट्स इनवेरियंस ऑफ चार्ज। तो ये प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। मेजर जो कैलकुलेशंस करोगे आप वो क्वांटाइजेशन से करोगे। चलिए इतना लिखना शुरू करिए।
लिखिए सर। Sir, what is positron exactly? देखो नेचर में ना हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है वो पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन का मास एग्जैक्टली उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन का मास होता है, लेकिन पॉजिट्रॉन पर चार्ज पॉजिटिव होगा। तो ये प्रोटॉन नहीं है, चार्ज पॉजिटिव होगा लेकिन मास उतना ही होगा जितना इलेक्ट्रॉन का मास होता सर ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? है। हाँ, नेचर में हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, और जब भी पार्टिकल और एंटी पार्टिकल कंबाइन करेंगे दे विल एनिहिलेट ईच अदर, खत्म कर देते हैं एक दूसरे को, सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन मिलेगी, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ जी, लिख लिया। रिटन। Yes. So this was basics of electrostatics, इंट्रोडक्टरी टॉपिक था। तो जो फर्स्ट लेक्चर होता है उसमें ये सब चीजें बताई जाती है। आपका जो कोर स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है विद कूलम्स लॉ। अब दिस इज द टॉपिक जहां से कुछ ढंग की कैलकुलेशंस आई, बाकी सब इंट्रोडक्टरी। तो देखो कूलम्स लॉ क्या कहता है। कूलम्स लॉ कहता है इफ यू हैव टू चार्जेस, अ चार्ज q1 एंड अ चार्ज q2, एंड दे आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन r, तो अगर ये पॉजिटिव चार्जेस है then they will repel each other with a force which is electric force. अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है then they will attract each other. They will attract each other with a force which is electric force. कूलम्स लॉ आपको बताता है कि ये फोर्स आप कैलकुलेट कैसे करोगे। इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट इज गिवन बाय कूलम्स लॉ। सो यू हैव चार्जेस q1 एंड q2 एट अ सेपरेशन r, तो इनके बीच में जो फोर्स होगी that force is proportional to the product of charges, and this force is inversely proportional to the square of distance between. जब आप proportionality का साइन हटाओगे then we use a constant k, so that is k q1 q2 divided by r. तो देखो इस एक्सप्रेशन को देखकर लगता है कि फोर्स सिर्फ चार्ज पर डिपेंड कर रही है और सेपरेशन पर, बट अलोंग विद चार्ज एंड सेपरेशन फोर्स आल्सो डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। कौन सा मीडियम है, किस मीडियम में चार्जेस रखे हैं, फोर्स उस मीडियम पर भी डिपेंड करती है। तो मीडियम की डिपेंडेंसी इस के से आती है। तो यहां से आप लिखोगे, अब इस के की वैल्यू अलग अलग सिस्टम्स में अलग अलग होती है। अगर आप एसआई यूनिट में लेंगे then this SI unit k is 1 over 4 pi epsilon naught. So instead of k, I can substitute 1 over 4 pi epsilon naught. So the expression of force would be it's 1 over 4 pi epsilon naught, it's q1, it's q2 divided by r square.
This is the expression of force between the charges. So देखो, फोर्स चार्जेस पे डिपेंड कर रही है, सेपरेशन पे डिपेंड कर रही है, 4 पाई कांस्टेंट है. ये जो टर्म आ रही है, इस टर्म का नाम है एब्सोल्यूट परमिटिविटी. इस टर्म को आप एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहते हैं. ये जो सिंबल है, इस सिंबल का नाम होता है एप्सिलॉन. एप्सिलॉन इज द नेम ऑफ द सिंबल. यहां एप्सिलॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी शो कर रहा है. बेसिकली एब्सोल्यूट परमिटिविटी डिसाइड करती है कि मीडियम दो चार्जेस के बीच की फोर्स को कैसे अफेक्ट करेगा. अलग अलग मीडियम में चार्जेस के बीच की फोर्सेस अलग अलग होती है. तो मीडियम कैसे चार्जेस के बीच की फोर्स को अफेक्ट करेगा, दैट इज गिवन बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी. अलग अलग मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी अलग अलग होती है. इट्स लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है. एयर का 1 होता है, ग्लास का 1.5 होता है, वाटर का 1.33 होता है. ऐसे ही हर मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी अलग होती है. जब आप यहां नॉट लगा देते हो, दैट सिंपली मींस दिस इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. And when we say free space means it's either air or it's vacuum. Free space means it's either air or vacuum. Free space में इसकी जो value होगी, its value is 8.85 into 10 raised to the power minus 12. It's coulomb square per meter square per Newton. This is the absolute permittivity of free space. So when we calculate this value, this K comes out to be 1 over 4 pi epsilon naught. आप इस पूरे देखो न्यूमेरिकल्स में ना बार बार 1 over 4 pi epsilon naught यूज करेंगे, तो इट्स बेटर कि इसे कैलकुलेट करके रख लें. So it's 4 into 3.14. Epsilon naught is 8.85 into 10 raised power minus 12. So when you do all these calculations, it comes out to be 9 into 10 raised to the power 9. It's Newton meter square per coulomb square. That is the value of K. So in numericals, we will directly put the value of K. We won't substitute 4 pi epsilon naught. Directly इस पूरे की value will put 9 into 10 raised power 9. अलग अलग मीडियम के लिए epsilon naught अलग अलग होगा. Let's say if it is water, तो ऐसे लिखा होगा epsilon W. वो given होगा water की value क्या होती है. Then that will be absolute permittivity. This is absolute permittivity of water. हर मीडियम की परमिटिविटी बिल्कुल अलग. सो परमिटिविटी डिसाइड करती है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस मीडियम के साथ कैसे वेरी करेगा. दैट इज गिवन बाय परमिटिविटी. द नेक्स्ट इज, अगर इसी कैलकुलेशन को आप सीजीएस सिस्टम में देखोगे, सीजीएस यूनिट में देखोगे, इन सीजीएस सिस्टम दिस के कम्स आउट टू बी 1. This whole, the value of this K comes out to be 1. So your force will be so this is the force in CGS unit, Q1 Q2 by R square. In CGS unit, the value of K is 1. So देख रहे हो SI और CGS में रिलेशन चेंज हो रहा है. आपका पूरा सिलेबस SI में, पूरा 12th का सिलेबस SI में, कहीं भी हम CGS यूज नहीं करेंगे. जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आते हैं तो SI और CGS में रिलेशंस अलग हो जाते हैं. So, पूरा सिलेबस आपका SI में हम कहीं भी CGS यूज नहीं करेंगे. ये तो मैंने बस आपको लिखकर दिखा दिया कि क्या फर्क आता है रिलेशंस के अंदर. सो दैट इज कूलम्स लॉ. अगर आप स्टेटमेंट लिखना चाहते हो तो सिर्फ ये कहता है इलेक्ट्रिक फोर्स between charges is proportional to product of charges and is inversely proportional to square of distance between them.
एक चीज और भी है, ये जो फोर्स है दिस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मीडियम. This also depends on medium. So this means this force, this particular force also depends upon medium. अलग अलग मीडियम में फोर्सेस अलग अलग, और मीडियम की डिपेंडेंसी एप्सिलॉन नॉट से आती है. अलग अलग मीडियम के लिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यूज अलग अलग. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस फोर्स के. जैसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि ये जो कूलम्स लॉ है दिस इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस. दिस इज वैलिड only for point charges and spherical charge distribution. तो इसको आप सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए यूज करेंगे और स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करेंगे. जैसे अगर मैं ये पेन ले लूं और एक पेन और ले लूं, ये दोनों पेन भी ना एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे बाय अ कूलम फोर्स, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फोर्स आप कूलम्स लॉ से डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकते. कूलम्स लॉ आप सिर्फ तब यूज कर सकते हैं जब आपके जो दोनों चार्जेस हो दे आर पॉइंट चार्जेस. दूसरा, दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव. ये जो फोर्स आप यूज करोगे दिस फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स एंड सेंट्रल. कंजर्वेटिव हमने क्लास 11 में डिस्कस किया था, अगर आप भूल गए तो कंजर्वेटिव हम दोबारा करेंगे जब चैप्टर नंबर 2 करेंगे, देन विल स्टार्ट विद कंजर्वेटिव फोर्स, तब हम डिस्कस कर लेंगे. तीसरा है दिस इज वैलिड फॉर कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर स्टैटिक चार्जेस. is valid for static charges. कूलम्स लॉ स्टैटिक चार्जेस के लिए वैलिड होगा, लेकिन अगर चार्जेस मूव कर रहे हैं तो एक कंडीशन है जहां आप कूलम्स लॉ यूज कर सकते हैं, एंड दैट कंडीशन इज कि वन ऑफ द चार्ज शुड बी एट रेस्ट. One of the charge should be at rest. कोई एक चार्ज रेस्ट में होना चाहिए, and separation between charges should be fixed. तो ऐसा तभी हो सकता है जब एक चार्ज मान लो सेंटर पर है और दूसरा चार्ज उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है. तो दोनों स्टैटिक नहीं है, एक स्टैटिक है एक मूव कर रहा है, लेकिन इनके बीच का सेपरेशन फिक्स्ड है, सो वी कैन यूज कूलम्स लॉ इन दिस केस आल्सो. चलिए इतना लिखिए, देन विल स्टार्ट न्यूमेरिकल्स, और मुझे डाउट्स बताते जाइए यहां अगर कोई डाउट है. अलविया, बच्चे समझ आ रहा है? अलविया क्लास में है? अलविया देखो तुम्हारा माइक फिर गड़बड़ कर रहा है, फिर नहीं सुनाई आ रहा तुम्हारा कुछ भी. अंशिका, कोई इश्यू इसमें, समझ आया? सर इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है. ड्राइव का कह रहा है, बस फैक्ट से तो लिखे. मतलब सर स्टेप वाइज. हाँ, स्टेप्स कहाँ, कुछ भी नहीं है इसमें. लिखो ना लिखो, एक ही बात है, फाइनल एक्सप्रेशन काम का. ये सब कोई नहीं पूछ रहा आपसे ड्राइव करने के लिए. कभी आपके पास ये क्वेश्चन नहीं आने वाला व्हाट इज कूलम्स लॉ, और डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स देगा. तुम लोगों के स्कूल में क्या हो रहा है यशिका?
सर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट किया आज। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट किया. उनीब सेम. Yes, sir. Around. हाँ. So electrostatic potential and capacitance. क्लासेस कब से स्टार्ट हुई? नहीं. तो स्कूल में क्लासेस कब से चल रही हैं? So 3rd of March. महराज. सर हमारे तो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट हुआ है. अब क्या हो क्या रहा है फर्स्ट चैप्टर में? एग्जैक्टली क्या हो रहा है? तो सर हमारा 25 को ही टेस्ट है सर, साइकिल टेस्ट स्टार्ट है हमारे. सर फर्स्ट चैप्टर आ रहा है हमारा उसमें. और सर हमारा हमारा तो सर अभी हम वहाँ पर है सर, यही चैप्टर कर रहे हैं. और सर हम वो वाले में आ गए सर, जो पॉइंट चार्जेस होते हैं ना सर, वेक्टर लॉस कर रहे हैं सर हम इसमें अभी. अच्छा, मतलब इसके नेक्स्ट टॉपिक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है ना? यस सर, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. अर्पित. सर सेशन ही नहीं स्टार्ट. हम्म. सर सेशन ही नहीं स्टार्ट हुआ, अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया. ओके. अंशिका, क्या हो रहा है स्कूल में? अंशिका नॉट ऑडिबल. वॉइस ना बहुत वॉल्यूम कम है. सर एक्चुअली हमारी न्यू टीचर आई थी, उन्होंने 2 दिन में आधे से ज्यादा चैप्टर कराया, फिर वो चली गई. अब न्यू टीचर फिर से आई, उन्होंने स्टार्टिंग से फिर से स्टार्ट किया चैप्टर. चलो, मतलब फिर हम मान लेते हैं अभी शुरू हुआ है ना. ओके. अलविया, सेशन स्टार्ट हो गया या नहीं हुआ अभी? नहीं सर, अभी फाइनल्स चल रहा है. ओके ओके. आलिया, सिलेबस क्या हो रहा है एग्जैक्टली स्कूल? हमारे यहाँ 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए. 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए? यस. उन्होंने सेशन कब स्टार्ट हुआ था? 25 मार्च. 25 मार्च. लाइक आज 30th है. 18 दिन के अंदर 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए. वो एक क्लास लेते थे, उसमें जितना उन्होंने करवाया उतना करवाया, फिर न्यूमेरिकल्स बस. ओके. और आपका आईसीएसई है ना? यस सर. ऐसे हम एक काम करेंगे, लाइक इन अप्रैल नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा रखेंगे ताकि हम बहुत तेजी से इसको ना थोड़ा बहुत वाइंड अप कर पाए. नॉट दिस वीक बट फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड शायद मैं 2 लेक्चर की जगह 4-5 लेक्चर कर दूं. फर्स्ट यूनिट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग. सो फर्स्ट यूनिट जितनी जल्दी हम कंप्लीट कर लें उतना अच्छा है. फ्रॉम सेकंड चैप्टर ऑनवर्ड्स आप लोगों की स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है, तो फिर उतना टाइम नहीं लगता. फर्स्ट यूनिट बहुत टाइम ले जाता है. सो वी कैन जस्ट डबल कर देते हैं नंबर ऑफ आवर्स, डबल कर देते हैं नंबर ऑफ लेक्चर्स, डबल कर देते हैं ताकि हम थोड़ा सा स्पीड अप कर दें. और अगर आपका फर्स्ट 2 यूनिट स्ट्रांग है ना, दैट मींस आपकी बाकी 12th का सिलेबस आप बहुत आसानी से कर जाएंगे. सर 1 मिनट थोड़ा ऊपर कर दो. यस सर, देखिए.
फिर ये वाला पॉइंट बता दो सर, सीजीएस में के की वैल्यू क्या होती सीजीएस में के की वैल्यू 1 कैसे आती है? है? यस यार ये सारा एक्सपेरिमेंटल होता है, लाइक के की वैल्यू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट कैसे आती है, दीज आर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। थ्योरेटिकली हम डिराइव नहीं कर सकते, लाइक 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट थ्योरेटिकली डिराइव नहीं होगा, के इक्वल टू 1 थ्योरेटिकली डिराइव नहीं होगा, दीज आर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। एंड डोंट केयर अबाउट दिस सीजीएस यूनिट आपसे कुछ पूछेगा रिटन। आगे बढ़े। यस ओके ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो। देखिए क्वेश्चंस देखिए। सो क्वेश्चंस के लिए ना कुछ कन्वर्जन फैक्टर्स आप हमेशा याद रखिएगा। जैसे फर्स्ट कन्वर्जन फैक्टर है 1 mm। 1 मिलीमीटर जो होता है दैट इज 10 रेज टू द पावर -3 मीटर। 1 मिली कूलम को जब आप कूलम में कन्वर्ट करेंगे दैट इज 10 रेज टू द पावर -3 कूलम। 1 माइक्रो कूलम को जब आप कूलम में कन्वर्ट करोगे दैट 10 रेज टू द पावर -6। तो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल। सो यू हैव 2 चार्जेस, मुझे जस्ट देखना है कैलकुलेशंस कैसी हैं आपकी। 2 चार्जेस of +2 millicoulomb and -3 microcoulomb are placed at separation of 3 mm. Calculate force between them.
चलिए कैलकुलेट करिए, राइट योर आंसर इन चैट। और देखो यार ये गलत नहीं होना चाहिए, हाँ जल्दी जल्दी करो। कितना टाइम लगेगा? भाई फैकल्टी को सेंड करना कोस्ट को। ओके, एक मेराज का आंसर आया, और किसी का? मेराज, यशिका, सबका अलग अलग आंसर है। नोहा, और आंसर्स? मुनीब, अलविया, आलिया, अर्पित, आंसर्स? ओके, अर्पित का आ गया। आलिया एंड अलविया। कौन बचा हुआ है? ये आलिया और अलविया बची हुई है। आलिया एंड अलविया, वेट कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी लिखो क्या रहा है आंसर। So, क्या हुआ? अच्छा, इन दो बच्चों का नहीं आया, बस देखो किसका सही है। फोर्स का जो एक्सप्रेशन होगा, दैट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट्स Q1 into Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। आप जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। देखो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट हमने यूज किया था, इट्स 9 into 10 raised to the power 9. It's Q1 which is 2 into 10 raised to the power minus 3. Q2 which is 3 into 10 raised to the power minus 6. सेकेंड चार्ज नेगेटिव है, आप साइन रखो ना रखो मैटर नहीं करता, क्योंकि आप सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं। डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ सेपरेशन 3 into 10 raised to the power minus 3 का होल स्क्वायर। So when you do this, ये आएगा 9 into 6 into 10 raised to the power, देखिए 9 minus 3 6 हो गया, 6 minus 6 0 हो गया, डिवाइडेड बाय 9 into 10 raised to the power minus 6. 9 से 9 कैंसिल हो गया, it's 6 into 10 raised to the power 6. This is 6 into 10 raised power 6 to the, ये फोर्स हो गया।
तो ये कुछ ही लोगों का सही आ रहा था, एक उनीब का सही था और एक यशिका का सही था, बाकी सब कुछ कुछ क्या क्या गड़बड़ मार रहे हो। अब ठीक हुआ, समझ आए? अब तुम इतनी छोटी छोटी चीजें गलत कैसे कर सकते हो? क्या कर रहा था अर्पित? राज, चलो जल्दी से लिखो। आलिया एंड अलविया, अब हुआ ये क्लियर? भाई मतलब लिख तो दिया था पर वो कैलकुलेशन में लाइक मल्टीप्लिकेशन कुछ मैं क्लास 8 वाली बैच में बिठाना शुरू कर दूं तुम्हें ना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। लाइक कुछ था। अच्छा, तुम फिर कंफ्यूज हो गए थे, फिर वो आगे नहीं पा रहा था। चलिए अच्छा, अब इसी बैच में भी कुछ कुछ समझ आ रहा है। लिख लिया? चलो तुम्हारी कैलकुलेशन का तो मुझे अंदाजा हो गया, जरा देखो जरा कि तुम्हारा लॉजिक कैसा है तुम लोगों का। So you have two charges. Q1 and Q2. When placed at a separation R, repel each other with force F. So you have two charges, एक Q1 है एक Q2 है, इनके बीच में सेपरेशन R है और ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं विद अ फोर्स F. Calculate force between them when magnitude of both charges is double and separation is half. करिए। सो क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। यू हैव टू चार्जेस, a charge Q1 and a charge Q2. They are placed at a separation R. Force between them is F. फिर वो आपसे कहता है चार्जेस का मैग्नीट्यूड डबल कर दिया, सेपरेशन हाफ कर दिया, अब फोर्स बताओ कितनी होगी? F होगी, F/2 होगी, F/4 होगी, क्या होगा फोर्स के साथ? मुझे कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। आंसर चैट रूम में लिखना शुरू करो, जो भी आंसर आएगा दैट शुड बी इन टर्म्स ऑफ F.
चलो उनीब का आंसर सही है, यशिका का आंसर सही है, और कोई आंसर नहीं? आलिया कुछ गड़बड़ कर रहे हो बच्चे, एफ की टर्म्स में आना चाहिए आलिया, दैट्स इट। देखिए सुनिए, और किसी का कुछ नहीं है। देखो फोर्स एफ जो होगी ना, इट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 divided by R square. That's first equation. फिर वो आपसे कह रहा है कि चार्जेस का मैग्नीट्यूड डबल कर दो। Now your force will be 1/4 pi epsilon naught. It's 2Q1 into 2Q2 divided by it's R by 2 whole square. So that will be ऊपर जाएगा 16 हो जाएगा. So your F prime will be it's 1/4 pi epsilon naught. It's 16 Q1 Q2 divided by R square. That's equation. अब 1 और 2 को कंपेयर करो, देखो ये जो Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught R square है, that is F1. तो अगर आप 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, if you can substitute 1 in 2, then you will get that your F prime is 16F. कि आपका जो F prime होगा वो F prime 16F होगा। तो जैसे ही आप चेंज करते हैं चार्जेस को, तो फोर्स आपकी 16F हो जाएगी। चार्जेस डबल कर दिए, सेपरेशन हाफ कर दिए। तो ये जो 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square था, इसको सिंपली यहां से उठाकर F रख दो, so force will become 16 times। लिख लीजिए। लिख लिया होगा ना। सो अभी जो आपने फोर्स कैलकुलेट करी, ये आपने तब किया जब आपके चार्जेस फ्री स्पेस में रखे हुए। अगर आप इन्हीं चार्जेस को मीडियम में रख दें तो फोर्स में कुछ चेंज आएगा, और आप जो टर्म्स यूज करेंगे, आप ये टर्म्स यूज करना शुरू कर दोगे। इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव परमिटिविटी। ये टर्म्स आप तब यूज करते हैं जब आप चार्जेस को फ्री स्पेस की जगह किसी मीडियम में रख देते हैं। तो अगर आपने चार्जेस को किसी मीडियम में रख दिया, तब आप ये टर्म्स यूज करेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव परमिटिविटी। तो देखो इसका क्या मतलब, फ्री स्पेस लिया आपने, फ्री स्पेस में आपने दो चार्जेस रख दिए, एक चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2, दे आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन R। तो इनके बीच में जो फोर्स होगी, फ्री स्पेस मींस एयर में इन चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगी, दैट फोर्स इज 1/4 pi epsilon naught, it's Q1, it's Q2 divided by R square. This is force between two charges जब आपने उन्हें एयर में रखा। जब आप इन्हीं चार्जेस को मीडियम में रखोगे तो यहाँ चेंज ये आएगा, इंस्टेड ऑफ दिस एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस के लिए सेम चार्जेस हैं, सेम सेपरेशन है, मीडियम चेंज कर दिया। तो मीडियम चेंज करने की वजह से एप्सिलॉन नॉट की जगह यू विल यूज एप्सिलॉन, 1/4 pi epsilon
Q1 Q2 divided by R square, that will be your second equation. तो अगर आपको ये एप्सिलॉन दोनों, तो आप मीडियम में फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली एप्सिलॉन गिवन नहीं होता। आपको जो गिवन होता है दैट इज द रेशियो, आपको जो गिवन होगा दैट इज द रेशियो ऑफ एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट व्हिच वी रिप्रेजेंट बाय के। इसको आप कहते हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसी को आप रिलेटिव परमिटिविटी भी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। और इसी रेशियो को आप ऐसे भी लिख सकते हैं दैट एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। इसे रिलेटिव परमिटिविटी भी कहोगे, रिलेटिव परमिटिविटी। सो अगर आप यहां से लिखना चाहो, इसे मैं कहता हूं इक्वेशन 3, इसे मैं लिखता हूं इक्वेशन 4। सो अगर आप इक्वेशन 3 यूज करो, from equation 3 you can write that your epsilon is its k times epsilon naught. This is equation number 5 के अंदर। इस 5 को आप यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। You can substitute 5 into, तो जैसे ही आप 5 को 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, you will get that force in medium is 1 over 4 pi k epsilon naught, it's q1, it's q2 divided by r square. So medium में force होगी 1 over 4 pi k epsilon naught q1 q2 by r square. So बस इतना डिफरेंस आएगा फ्री स्पेस में और मीडियम। फ्री स्पेस में आप एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं, मीडियम में आप एप्सिलॉन नॉट के साथ k यूज करेंगे। अब देखो, अगर इस एक्सप्रेशन में आप इन सारी टर्म्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, ये जो सारी टर्म्स, ये सारी टर्म्स मिलकर क्या बन जाती हैं? दिस इज एफ नॉट। तो आप लिख सकते हो मीडियम में जो फोर्स होगी वो एयर की फोर्स को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करने के बाद आती है। दैट मींस भाई, आप मीडियम में फोर्स एयर डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक आ रहा है, दैट मीन मीडियम में फोर्स एयर की फोर्स से कम होगी। और यहां से आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, दिस इज फोर्स इन एयर divided by the force in medium. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, इन जनरल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। k की वैल्यू 1 होती है इफ योर मीडियम इज एयर। कुछ k की वैल्यूज आपको याद रखनी है। k की वैल्यू इनफाइनाइट होगी अगर आपने कंडक्टिंग मीडियम लिया हुआ है। अगर कोई कंडक्टर है उसके लिए k की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। k की वैल्यू 80 होती है, दिस इज फॉर वाटर। इतना लिखो, फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। दिस इज, हम ये क्वेश्चन करेंगे, फोर्स बिटवीन चार्जेस इन कंडक्टर। चलिए लिखना शुरू कीजिए।
लिख लिया आपने? स्क्रॉल करूं? महराज हो गया? स्क्रॉल करूं इसे? यस सर। सर जो ये वाला की होता है और जो ऊपर वाला की होता है वो अलग होता है? हाँ, ये जो K है, दिस K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और वो जो ऊपर हमने K लिखा था ये वाला, दिस K इज 1/4 पाई एप्सिलॉन, दोनों अलग अलग चीज। जो डिनोमिनेटर में K आ रहा है ना, दैट इज फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सर स्क्रॉल कर सकते हैं। ना लिखो, फिर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सर स्क्रॉल। ओके, लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस। हाँ, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये लिख लिया आप सब लोगों ने? आलिया, अलविया, नोट किया? यस सर। हो गया, चलो जी देखो। सो पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर नोहा देगी। नोहा, दो चार्जेस हैं, उन्हें मैंने कंडक्टर में रख दिया। मैं एयर में, तो उन चार्जेस के बीच में कुछ फोर्स थी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, चार्जेस जब कंडक्टर में रखे हुए हैं तो फोर्स कितनी होगी? नोहा, फोर्स बिटवीन चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन कंडक्टर, क्या फोर्स होगी नोहा? Sir, F air upon infinity. हाँ, तो कितना हो जाएगा? वैल्यू कितनी हो गई? Infinity. देखो, ये लिया था ना अभी, मीडियम में जो फोर्स होगी दैट इज फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है कंडक्टर का, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? इनफाइनाइट। सो दिस इज फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी 0 होता है, तो आप लिख सकते हैं कंडक्टर में जो फोर्स होगी दैट फोर्स इज 0। तो दो चार्जेस को अगर आपने कंडक्टर में रख दिया तो उन चार्जेस के बीच में कोई फोर्स एक्ट नहीं करती, फोर्स 0 हो जाती। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशंस का आता है, जरा आप कैलकुलेट करोगे, मुझे बताओगे फिर से आंसर। सो यू हैव टू चार्जेस, Q1 and Q2, when placed
at a separation r in air repel each other with a force F at what separation they must be placed in a medium of dielectric constant 3 in a medium of dielectric constant 3 so that force remains same. So that force remain same. आप ऐसे मीडियम में डाल दीजिए जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है, किस सेपरेशन पर रखोगे कि फोर्स सेम हो जाएगी. थोड़ा सा मैं न्यूमेरिकल एक्सप्लेन कर देता हूं. एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2. पहले एयर में रखें, सेपरेशन बिटवीन देम इज R, और इनके बीच में जो फोर्स है दैट फोर्स इज F. अब मैं आपसे कह रहा हूं इसे किसी मीडियम में रख दीजिए. एक चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2. सेपरेशन देम अगेन कुछ चेंज हो जाएगा X. अब जो मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है, वो आपसे कह रहा है फोर्स F रहेगी. मुझे X बता दो. X R की टर्म्स में कुछ आएगा. X 2R आ सकता है, 4R आ सकता है, R/4 आ सकता है, 3R, R/3, कुछ ऐसी आएगा. पहले ऊपर वाला लिखो, फिर नीचे वाला सॉल्व करके बताओ मुझे एग्जैक्टली आंसर क्या है. आंसर्स चैट रूम में लिखो. नोहा कुछ गड़बड़ है, थोड़ी सी गड़बड़ कर रही हूँ. एक बार अपनी कैलकुलेशन चेक कर लो. कोई मेजर गड़बड़ नहीं है, बहुत माइनर सा कुछ गलत कर रही हूँ.
एक बार चेक कर लो कैलकुलेशन। यशिका, उनीब, कुछ नहीं आया? अलविया एंड आलिया, देखो सुनो, फोर्स जो होगी ना चार्जेस के बीच में, देखो यशिका का सही आंसर, चार्जेस के बीच की जो फोर्स होगी दैट इज 1/4πε0, इट्स q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, दैट्स फर्स्ट इक्वेशन। जब आप इसे मीडियम में रखोगे ना तो मीडियम में फोर्स होगी 1/4π, k की वैल्यू 3 है, एप्सिलॉन q1 q2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। वो आपसे कह रहा है कि देखो फोर्स सेम है, फोर्स चेंज नहीं हो रही, सो यू कैन इक्वेट इक्वेशन नंबर 1 और 2। सो यू कैन इक्वेट 1 and 2। जब आप 1 और 2 को इक्वेट करोगे यू विल गेट 1/4πε0, इट्स q1 q2 divided by r square is 1/4π, it's 3/0 into q1 q2 divided by x square. So 1/4πε0 will cancel this 1/4πε0, q1 q2 will cancel this q1 q2, दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लीजिए तो r स्क्वायर हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो आपका x स्क्वायर हो जाएगा इट्स r स्क्वायर बाय 3, और आपका x मिल जाएगा दैट्स x विल बी r डिवाइडेड बाय, ये x की वैल्यू होगी r/√3। लिख लीजिए जिन लोगों से नहीं हो पाया था। चलो जितना नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप तब यूज करते हैं नेक्स्ट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यहां से हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को आप यूज करोगे फॉर अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस। अगर 2 से ज्यादा पॉइंट चार्जेस हैं तब आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करते हैं 2 से ज्यादा पॉइंट चार्जेस के लिए। लेट्स से यू हैव अ चार्ज q0, एक चार्ज q1 है, देन यू हैव अनदर चार्ज q2 एंड सो ऑन। कई चार्जेस हैं आपके पास, q1 भी है, q2
F2 भी है, Qn भी है, और इन सब की वजह से आप Q0 पर फोर्स एक्सर्ट करें, तो जो फोर्स होगी वो Q0 पर Q1 की वजह से F01 होगी, Q0 पर Q2 की वजह से F02 होगी, Q0 पर Qn की वजह से F0n। तो जो नेट फोर्स होगी बॉडी पर, दैट इज वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। F01, F02, F0n सारे चार्जेस की फोर्सेस लो और सबको वेक्टोरिकली ऐड। तो इसका स्टेटमेंट कहता है फॉर अ सिस्टम ऑफ n interacting point charges, n interacting point charges net force on a given charge is vector sum of forces due to individual charges. Forces due to individual charges. तो किसी भी एक चार्ज पर जब आप फोर्स लोगे तो वो फोर्स वेक्टर सम होगी इंडिविजुअल चार्जेस की फोर्सेस को। इसे कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो दो चार्जेस थे तो आप सीधे करते थे कूलम्स लॉ K Q1 Q2 by R स्क्वायर। दो से ज्यादा चार्जेस है तो आपको ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करना होगा। लिख लीजिए। ने नोट कर लिया सबने? मुनीब हो गया? यस सर। चलिए इसको आज यहीं छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और नेक्स्ट क्लास में मुझे पूरे वेक्टर लॉस चाहिए होंगे, पैरेललोग्राम लॉ, रेजोल्यूशन, क्योंकि जैसे ही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के न्यूमेरिकल्स हम स्टार्ट करेंगे वी नीड कंप्लीट वेक्टर्स। तो वैसे मैं ग्रुप में एक वीडियो तो आपके साथ शेयर करवा रहा हूँ जिसमें बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स होगा, बट आप लोगों ने लास्ट ईयर करा है वेक्टर्स, पैरेललोग्राम लॉ और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, एटलीस्ट इतना रिवाइज करिएगा। Okay, so let's stop here. Next class we will continue. चलो जी।